स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया हैं सभी। तो देखिए बच्चों, हमारा राजस्थान बोर्ड क्लास 10th में मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 12 चल रहा है और उसमें हम अभी तक 12.2 एक्सरसाइज तक कर चुके हैं। 12.2 एक्सरसाइज हमारी पूरी हो चुकी है। आज बच्चों हम 12.3 एक्सरसाइज यानी कि 12.3 प्रश्नावली देखेंगे। 12.3 प्रश्नावली में हम सबसे पहले देखेंगे कि 12.3 प्रश्नावली किस कंसेप्ट को समझा रही है, क्या कंसेप्ट उसमें समझने का है, उसके अलावा क्या प्रमेय है उसमें उस कंसेप्ट पे आधारित, और उन्हीं प्रमेय और कंसेप्ट पे आधारित फिर हम क्वेश्चंस देखेंगे 12.3 के। तो आप सभी लोग अपनी कॉपी पेन किताब वगैरह निकाल लीजिए और तैयार हो जाइए। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रश्नावली 12.3 का परिचय। तो देखिए बच्चों, वृत्त के चाप द्वारा अंतरित कोण, इसका मतलब समझते हैं हम पहले। ये हमारा जो है टॉपिक है 12.3 के लिए कि किसी वृत्त के द्वारा अंतरित जो है कोण, वृत्त के चाप द्वारा कोण किस प्रकार अंतरित किया जाता है। हमने पिछली प्रश्नावलियों में देखा था कि कोई जीवा किसी वृत्त पर किस प्रकार से कोण अंतरित करती है। एक बार हम दोबारा देख लेते हैं। अगर हमें जीवा का समझ में आ जाएगा तो चाप फिर हमारे लिए काफी आसान हो जाएगा। मान लो ये कि वृत्त है और ये इसकी जीवा है, तो वृत्त की जीवा द्वारा किसी भी बिंदु पर कोण अंतरित करवाना रहता था। वृत्त की जीवा द्वारा वृत्त के किसी भी बिंदु पर अगर हमें कोण अंतरित करवाना होता था तो हम क्या करते थे, उस बिंदु से जीवा के दोनों सिरों को मिला देते थे रेखा के द्वारा। इसको इससे भी मिला देते थे और इसको इससे भी मिला देते, तो ये जो है वो कोण बन जाता था। मान लो जीवा ए बी है और ये बिंदु सी है, तो हम क्या कहते थे कि ए बी ने बिंदु सी पर, या जीवा ए बी ने बिंदु सी पर क्या अंतरित किया है, कोण अंतरित किया है। तो ये जो है जीवा द्वारा अंतरित कोण था। अब हम बात कर रहे हैं चाप द्वारा अंतरित कोण। तो बच्चों, एक चीज मैंने आपको बताई है और काफी बार बता चुका हूं कि जैसे ही किसी वृत्त में हम जीवा बनाते हैं तो चाप तो उसके साथ ही बन जाता है, चाप जो है उसके साथ ही बन जाता है। ठीक है, तो ये जो मान लो ये बिंदु है डी, तो जीवा ए बी है, जीवा तो क्या है ए बी, और जीवा ए बी के साथ वाला या संगत चाप कौन सा है, चाप ए डी बी, या अगर आप ये बिंदु नहीं लेते हैं तो चाप ए बी भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बता रखा है कि जैसे ही आप जीवा बनाते हैं चाप तो अपने आप वहां आ जाएगा। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं चाप द्वारा अंतरित कोण। तो जैसे जीवा कोण अंतरित करती है वैसे ही चाप भी अंतरित करेगा। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया कि जीवा ए बी जो है वो सी पर इस प्रकार से कोण अंतरित कर रही है। अगर मैं जीवा को यहाँ से मान लो एक बार के लिए हटा देता हूं तो अब भी यहाँ एक कोण तो बनी रहा है, ये कोण ए सी बी तो बनी रहा है। अब ये कोण किसके द्वारा अंतरित हो रहा है, ये कोण अब चाप के द्वारा अंतरित हो रहा है। जीवा बनी रहती तो भी ये दोनों के द्वारा अंतरित हो रहा था। जीवा ए बी के द्वारा अंतरित कोण ए सी बी और चाप ए बी के द्वारा अंतरित कोण भी क्या है, ए सी बी। तो मैं कहूं कि मान लो कोई वृत्त है और चाप क्या होता है, वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं के बीच में जो भी परिधि का हिस्सा आता है, तो ये चाप हो गया। अब इस चाप द्वारा मान लो मुझे किसी बिंदु पर मान लो ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है और ये बिंदु सी है, तो इस चाप द्वारा मुझे किसी बिंदु पर कोण अंतरित करवाना है तो मैं क्या करूंगा, वही जो हम जीवा में करते थे, बिंदु के एक सिरे को बिंदु को चाप के एक पहले सिरे से व चाप के दूसरे सिरे से, दोनों सिरों से मिला दो। जिस बिंदु पे कोण अंतरित करवाना है चाप द्वारा, उस बिंदु को चाप के दोनों सिरों से मिलवा दो, इस वाले सिरे से भी और इस वाले सिरे से भी। तो अब ये क्या बन गया, चाप ए बी द्वारा कोण अंतरित हो गया। ये कौन सा कोण, कोण ए सी बी। ठीक है बच्चों, तो इसी तरह से जिस तरह से हम जीवा द्वारा कोण अंतरित करवा सकते हैं उसी तरह से हम चाप द्वारा भी कोण अंतरित करवा सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो अगर मुझे कोई वृत्त है, ओ है, इसका केंद्र ओ है, केंद्र ओ वाला कोई वृत्त है और उस पे एक चाप बना दिया मैंने, मान लो फिर से ए बी। अब ए बी द्वारा, चाप ए बी द्वारा मुझे केंद्र पर कोण अंतरित करवाना है तो मैं क्या करूंगा, केंद्र को चाप के पहले सिरे से और दूसरे सिरे से मिला दूंगा। तो अब ये क्या हो गया, कोण ए ओ बी जो है वह क्या है, चाप ए बी द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, ठीक है बच्चों। ऐसे ही अगर इसकी बात करूं तो ये क्या है, कोण ए सी बी क्या है, चाप ए बी द्वारा
चाप AB द्वारा बिंदु C पर अंतरित कोण, बिंदु C पर अंतरित कोण। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आप किसी चाप द्वारा किसी बिंदु पर कोण अंतरित करवा सकते हो, वृत्त के किसी भी बिंदु पर, भले ही वो केंद्र हो या वृत्त की परिधि पर स्थित कोई बिंदु हो, उसके द्वारा आप वृत्त पर क्या अंतरित करवा सकते हैं, कोण अंतरित करवा सकते हैं। और जैसा जैसा मैंने जीवा में आपको बताया था, जैसे मैंने आपको बताया था कि जीवा द्वारा किस प्रकार कोण अंतरित हो सकता है, वो सारी चीजें यहां भी लागू होगी। ठीक है बच्चों, क्योंकि चाप है तो जीवा होगी, चाप है तो जीवा बना सकते हो, और जीवा है तो चाप होगा ही होगा। तो जो चीजें चाप में लगेगी वो सभी चीजें जो चीजें जीवा में लगेगी वो सारी चीजें चाप पे लागू हो जाएगी। ठीक है, कोण के मामले में मैं सभी चीजों के बारे में नहीं कहूंगा, कोण के मामले में जो चीजें जीवा पर लग रही है वो सभी चीजें चाप पर भी लागू हो जाएगी। किसके मामले में, कोण के मामले में। ठीक है बच्चों, तो मैंने जीवा में एक चीज और बताई थी आपको कि जैसे कोई जीवा है तो वो जरूरी नहीं है एक जीवा एक ही कोण अंतरित कर सकती है, एक जीवा अलग अलग बिंदुओं पर बहुत से कोण अंतरित कर सकती है, एक ये भी कर सकती है। तो देखो ADB भी कर लिया, AEC भी कर लिया। इसी प्रकार जो चाप होता है वह भी अलग अलग बिंदुओं पर बहुत से कोण अंतरित कर सकता है, एक इधर कर लिया, एक इधर कर लिया, एक इधर कर लिया। बस करना क्या है आपको, जिस भी बिंदु पर आपको कोण अंतरित करवाना है उसको चाप के दोनों सिरों से मिला दो रेखा के द्वारा। ठीक है बच्चों, चाप के दोनों सिरों से उस बिंदु को मिला दो जिस पे भी आपको कोण अंतरित करवाना है। तो एक चाप जो है एक वृत्त में अनेकों कोण अंतरित कर सकता है। पॉज करके एक बार इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बच्चों, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जो जीवाएं हैं तो जीवाओं के जो भी कोण वाले नियम हैं वो सब हम चाप पे भी लगा सकते हैं। ठीक है, जीवाओं के साथ साथ चाप चलता है, तो जीवाओं में जो कोण के नियम लगते हैं या जो कोण वाली प्रमेय थी वो सब प्रमेय हम चाप पे भी लगा सकते हैं। तो बच्चों आपको अगर याद आ रहा हो तो हमने जो सबसे पहली प्रमेय पढ़ी थी, प्रमेय नंबर 1 या जिसे हम 12.1 भी कह देते हैं किताब के अकॉर्डिंग, तो उस प्रमेय में हमने क्या पढ़ा था वो थोड़ा हम देख लेते हैं और उसी के आधार पे फिर हम चाप के लिए भी प्रमेय बनाएंगे। ठीक है, पहले जीवा के लिए हम प्रमेय देख लेते हैं। तो हमने एक प्रमेय पढ़ी थी, प्रमेय नंबर 12.1, कि कोई वृत्त है, अगर कोई वृत्त है और उसके अंदर दो समान जीवाएं हैं, एक जीवा है मान लो AB, एक जीवा है मान लो CD, और कंडीशन क्या दे दी मैंने, शर्त क्या दे दी कि AB CD के बराबर है, मतलब जीवाएं जो है वो आपस में क्या है, बराबर। वृत्त का केंद्र है मान लो O, तो AB केंद्र पर कोण बनाएगी AOB, CD केंद्र पर कोण बनाएगी COD। तो हमने प्रमेय क्या पढ़ी थी कि अगर किसी वृत्त में दो जीवाएं समान हैं तो उनके द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण भी क्या होंगे, समान। तो यदि AB CD के बराबर है तो AB के द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण मतलब कि AOB और CD के द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण मतलब कि COD भी बराबर होंगे। ठीक है, इसको हम भाषा के रूप में कहते हैं कि समान जीवाओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण भी क्या होते हैं, समान, या समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण अंतरित करती है। ये तो बात हो गई बच्चों जीवा की, बट हम बात कर रहे हैं चाप की। तो ये नियम हम चाप में लगा सकते हैं। मान लो मैं इस जीवा को एक बार के लिए यहां से मिटा दूं, इस जीवा को भी एक बार के लिए मैं यहां से मिटा दूं, तो अब मैं क्या देख रहा हूं, अब ये AB क्या बन रहा है, एक चाप तो है ही ना। जीवा थी तब भी ये चाप तो था, बट समझाने के लिए मैंने जीवा को मिटाया है, कंफ्यूजन ना रहे इसलिए। तो ये एक चाप बन रहा है AB, चाप AB बन रहा है और चाप CD भी बन रहा है। अभी जब मैंने आपको बताया था कि जीवाएं हैं, अभी जब मैंने आपको बताया था कि ये AB और CD जीवाएं हैं और ये समान हैं, तो आपको पता है अगर जीवाएं समान होती है तो मैंने आपको एक नोट लिखवाया था प्रमेय के रूप में कि अगर जीवाएं समान हैं तो उनके संगत चाप भी समान होंगे। ठीक है, अगर AB CD के बराबर है तो चाप AB भी चाप CD के बराबर होगा। ठीक है, तो इस प्रमेय को मैं चाप में कैसे लगा सकता हूं कि यदि चाप AB चाप CD के बराबर है, यदि चाप AB चाप CD के बराबर है, जो कि होगा, क्यों, क्योंकि जीवा AB जीवा CD के बराबर है यहां से,
तो अगर जीवाएं समान है तो उनके संगत चाप भी समान होंगे। तो अगर चाप समान है तो भी उनके द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण क्या होंगे, समान। तो भी कोण AOB किसके बराबर होगा, कोण COD के। तो जीवा में जो कोण वाली प्रमेय है वो हम चाप में भी लगा सकते हैं। और चीजों के बारे में नहीं कह रहा हूं मैं कि हमने पढ़ा था कि भाई केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब उसे समविभाजित करता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि केंद्र से चाप पर डाला गया लंब, अब चाप पे लंब डाल ही नहीं सकते आप, ठीक है। तो और सब प्रमेय नहीं लगानी, सिर्फ किसकी बात कर रहा हूं मैं, सिर्फ बात कर रहा हूं कोण से संबंधित जो चीजें हैं वो जो जीवाओं पे लगती है वो सब चाप पे भी आप लगा सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो अगर चाप समान है तो उनके द्वारा जो केंद्र पर अंतरित कोण होंगे वह भी क्या होंगे, समान होंगे, ठीक है। तो मैं एक कथन के रूप में इसे लिख देता हूं, या प्रमेय के रूप में भी लिख सकते हो, या नोट डाल के लिख लो, यहाँ पे नोट लिख लो, क्योंकि आपकी बुक में इसे प्रमेय के रूप में नहीं दिया हुआ है, तो नोट डाल के लिख लो आप कि समान चाप केंद्र पर समान कोण अंतरित करते हैं। ठीक है बच्चों, समान चाप केंद्र पर समान कोण अंतरित करते हैं, ठीक है। कि अगर चाप समान है तो उनके द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण भी क्या होंगे बच्चों, समान होंगे, पहली बात। तो ये तो हो गया हमारा नोट, इसे आप नोट के रूप में लिख लीजिए और ये चित्र बना के ये लिख लीजिए कि यदि ABCD के बराबर है तो कोण AOB किसके बराबर होगा, कोण COD के। कब, जब चाप AB किसके बराबर है, चाप CD के, ठीक है बच्चों। इसे नोट कीजिए आप। फिर हम देखते हैं हमारी प्रमेय, देखते हैं नेक्स्ट प्रमेय। तो देखिए बच्चों, हमारी जो प्रमेय है नेक्स्ट प्रमेय, प्रमेय 12.8, वह क्या कहती है, देखिए, एक चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगना होता है। ये तो हमारा कथन है, चलिए इसको समझ लेते हैं। उससे पहले इसका चित्र बना लेते हैं प्रमेय को पढ़ के, ठीक है। तो सबसे पहली बात हो रही है वृत्त की, तो एक वृत्त तो हमें बनाना ही पड़ेगा। ये हमने वृत्त बना लिया, ठीक। एक चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण, मान लो एक चाप है, मान लेता हूं मैं कोई चाप है AB, ठीक है। एक चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण, इस चाप ने वृत्त का केंद्र है मान लो O और इस केंद्र पर कोण अंतरित किया, ठीक है। इस चाप ने वृत्त के केंद्र पर कोण अंतरित किया, कोण AOB। तो एक चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगना होता है। अब मान लो इसी चाप ने वृत्त के जो शेष भाग है, वृत्त का जो शेष भाग है, मान लो यहां कहीं एक और कोण अंतरित किया, समझ में आ रही है बात। इसने, इसी चाप ने, चाप AB ने वृत्त के किसी अन्य बिंदु पर, मान लो बिंदु C पर भी एक कोण अंतरित किया, तो वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगना होता है। कौन, तो ये क्या कह रहा है कि जो कोण AOB है, मतलब कि जो चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण है, कोण AOB, वो किसका दुगना होगा, चाप द्वारा अन्य किसी बिंदु पर अंतरित कोण का। अन्य किसी बिंदु पर अंतरित कोण कौन है, ACB। तो यह जो केंद्र पर अंतरित कोण है, चाप द्वारा, एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, उसी चाप द्वारा वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का क्या होता है, ये दुगना। तो ये इसका दुगना हो जाएगा कोण ACB का। केंद्र वाला कोण अन्य किसी बिंदु पर, देखो देखने में भी आपको ये बड़ा लग रहा होगा, केंद्र वाला बड़ा लग रहा है, ये थोड़ा छोटा लग रहा है, ठीक है। तो ये इसका दुगना होगा। तो चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण चाप द्वारा अन्य किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगना होता है। तो ये जो है, ये कोण, केंद्र वाला जो कोण है, ये इस कोण का दुगना होगा। यहां ना बना के अगर आप इसको कोई इसी बिंदु पर इस पे बना देते, आप मान लो कोण ADB बना देते, फिर तो भी केंद्र पर अंतरित कोण जो है
वो इस कोण ADB का भी क्या होता, दुगना होता। वो इस कोण ADB का भी क्या होता, दुगना होता। इसी चाप द्वारा मान लो एक आप यहां पे कोई कोण बना देते AEB, तो ये जो केंद्र पर अंतरित कोण है AOB, ध्यान रखना केंद्र पर अंतरित कोण ही होगा दुगना। केंद्र पर अंतरित कोण अन्य बिंदु पर अंतरित कोण का क्या होगा, दुगना होगा। समझ में आ गई बात आप सभी को? तो यही हमारी प्रमेय कह रही है कि एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग पर, कोई भी एक किसी भी एक बिंदु पर आप कोण बना लो, वृत्त के शेष भाग पर बनने वाले कोण का क्या होता है, दुगना होता है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गई हमारी प्रमेय 12.8। अब हम देखेंगे हमारी नेक्स्ट प्रमेय, बट उससे पहले आप इसे नोट कर लीजिए, इसे नोट कर लीजिए और यहां लिख देना कोण AOB चाप AB द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, केंद्र पर अंतरित कोण है तथा कोण ACB और AEB व कोण ADB वृत्त के शेष भाग पर, वृत्त के शेष भाग पर चाप AB द्वारा अंतरित कोण है। ठीक है बच्चों, तो ये दो लाइन नोट कर लेना, ये पहले कथन उतार लेना, चित्र बना लेना, ये दोनों लाइन नोट कर लेना और फिर दर्शा देना। ठीक है, कि चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग पर बने कोण का क्या होता है, दुगना होता है। तो इसे आप नोट कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं हम हमारी नेक्स्ट प्रमेय। अब देखिए बच्चों, हमारी नेक्स्ट जो उप प्रमेय है, जो कि आपको बुक में भी दी गई है, मैं देख के बता देता हूं कहां दी गई है। बुक में दी गई है आपको पेज नंबर 202 पे उप प्रमेय दी गई है। अब ये जो उप प्रमेय दी गई है ये क्या कह रही है, पहले तो मैं वो बता देता हूं और इसी के साथ बताऊंगा, क्योंकि ये जो उप प्रमेय दी है वो इसी प्रमेय पे आधारित करके दी गई है, तो इसी के साथ हम समझ लेंगे उसको। उप प्रमेय क्या कहती है, इस प्रमेय की ही उप प्रमेय है ये। देखिए बच्चों, उप प्रमेय क्या कहती है, उप प्रमेय कहती है कि किसी समकोण द्वारा, अर्धवृत्त द्वारा, अर्धवृत्त जो है वो क्या करता है, समकोण अंतरित करता है। अर्धवृत्त समकोण अंतरित करता है। चलिए इसको समझ लेते हैं, इसका मतलब क्या है बच्चों। अर्धवृत्त मतलब सबसे पहले तो आधा वृत्त। ठीक है बच्चों, अर्धवृत्त मतलब आधा वृत्त। तो एक आधा वृत्त अगर मैं बनाता हूं तो कुछ इस प्रकार से बनता है। ये मान लो वृत्त का केंद्र है, नीचे बना दूंगा तो पूरा बन जाएगा। व्यास के नीचे का हिस्सा हटा दिया तो अर्धवृत्त बन गया। अभी कह रहा है एक अर्धवृत्त जो है वो हमेशा समकोण अंतरित करेगा। अब मान लो ये जो अर्धवृत्त है, ये जो अर्धवृत्त है, इस अर्धवृत्त में अगर मैं कोई कोण बनाऊं, इस अर्धवृत्त में मैं कोई भी कोण बनाऊं, कोण यहां से बना सकता हूं मैं यूं। ठीक है, कोण जो है मैं यहां से बना सकता हूं यहां। अच्छा, ये जो केंद्र है ये कोण कितने डिग्री का होगा, क्योंकि ये अर्धवृत्त है और व्यास बिल्कुल सीधा होता है, तो ये कोण हमेशा 180 डिग्री का होगा। ये कोण हमेशा किसका होगा, 180 डिग्री का। और प्रमेय क्या कहती है कि चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित जो कोण होता है, तो इसमें चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर हमेशा अंतरित कोण कितने डिग्री का होगा बच्चों, 180 डिग्री का ही होगा। चाप द्वारा वृत्त पर अंतरित कोण हमेशा कितने डिग्री का होगा बच्चों, 180 डिग्री का। ये केंद्र पर अंतरित कोण है 180 डिग्री का। ठीक है,
अन्य किसी बिंदु पर या वृत्त के शेष भाग पर जो भी कोण बनेगा उसका दुगना होता है। तो ये जो कोण है, ये आप और किसी भी बिंदु पर कोण बनाओ, ये कोण उसका दुगना होगा, तो वो वाला जो कोण होगा जो अन्य शेष भाग पर बनेगा वो इसका हमेशा आधा होगा, और इसका आधा हमेशा कितने डिग्री आएगा, 90 डिग्री। फिर से समझा देता हूं। केंद्र पर ये सीधी रेखा होती है, व्यास अर्धवृत्त में ये हमने सीधी रेखा बना दी, व्यास मतलब केंद्र पर हमने केंद्र से होते हुए जाता है, तो केंद्र पर जो कोण बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा, 180 डिग्री का। तो चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री का कोण अंतरित किया गया, 180 डिग्री का। अब इसी वृत्त के किसी अन्य हिस्से पर मैंने कोई कोण बनाया तो प्रमेय के हिसाब से, इस प्रमेय के हिसाब से ये जो कोण होगा अन्य शेष भाग पर बनने वाला कोण, केंद्र पे जो कोण बन रहा है उसका आधा होगा, या केंद्र वाला कोण शेष भाग पर बने कोण का क्या होता है, दुगना। तो ये जो कोण है ये शेष भाग पर बने कोण का दुगना है। ये कितना है, 180। ये उसका दुगना है तो वो कितना होगा, इसका आधा। तो ये कितने का डिग्री का होगा, 90 का होगा। समझ में आ गई बात। तो बस यही उपप्रमेय कहती है कि अर्धवृत्त में अगर कोई भी कोण बना हुआ है, ये अर्धवृत्त लिया आपने और कहीं भी कोण बना दो, कहीं भी बना दो, यहां बना दो, यहां बना दो, यहां बना दो, कहीं भी बना दो, हमेशा ध्यान रखना अगर अर्धवृत्त है तो ऑटोमेटिकली बिना बताए इसे आप कितने डिग्री का मान लोगे, 90 डिग्री का मान लोगे। ठीक है बच्चों, अर्धवृत्त में कोई भी कोण स्थित हो वो हमेशा कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है और यही हमारी उपप्रमेय कहती है। ठीक है, पॉज करिए इसको और नोट कर लीजिए। इसके बाद हम हमारी प्रश्नावली की तरफ बढ़ते हैं, बट उससे पहले आप इसको पॉज करके दोनों को नोट कर लीजिए। वे वाली शायद आपने कर ली होगी, ये और नोट कर लीजिए उपप्रमेय। ये ध्यान रखना क्वेश्चंस में कई जगह काम आएगी।